होकर अखिलेश यादव 27 के सत्ताधीश बनने का ख्वाब सजोए हुए थे, उसे योगी आदित्यनाथ ने उपचुनाव में ध्वस्त कर दिया। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को उपचुनाव में बहुत बड़ा झटका लगा है और समाजवादी पार्टी उन सीटों पर भी पीछे है जो उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव में जीता था। एक है तो नेक है, एक है तो सेफ है, और बटे थे तो कटे थे। योगी का नारा हिट हो गया। पीडीए जो है परिवार वो प्रोग्रेसिव है, एनडीए है नेगेटिव। और महज 6 महीने में ही अखिलेश के पीडीए वाले नारे की हवा निकल गई, क्योंकि यूपी विधानसभा के चुनाव को अखिलेश यादव 2027 का सेमीफाइनल बता रहे थे। अब योगी आदित्यनाथ की रणनीति ने समाजवादी पार्टी को ऐसी पटखनी दी कि अखिलेश यादव चारों खाने चित हो गए। जिन सीटों को अखिलेश ने 2022 के विधानसभा चुनाव में भारी मार्जिन से जीता था, वहां भी वो फेल हो गए, साइकिल पंचर हो गई और योगी ने कमल खिला दिया। यूपी उपचुनाव में मिली बड़ी बढ़त पर केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर तंज कसा है और कहा कि अखिलेश का पीडीए छलावा था, जिसको जनता पहचान गई। तो उपचुनाव मैंने कहा श्री अखिलेश यादव जी का जो पीडीए है वो फर्जी है, परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है। उनकी असलियत जनता के सामने आ गई। लोकसभा के चुनाव में जो उन्होंने झूठ बोला, धोखा दिया, फरेब किया, अब वह उनका फरेब चलने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने वाली है। वो पीडीए के नाम पे राजनीति करते हैं, लेकिन एक दलित की बेटी की हत्यारा करने वाला हत्यारा उनके साथ बैठता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए सपा जैसी पार्टी की राजनीति के अंत का संकेत है 2024 का या विधानसभा उपचुनाव। अब 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव को यूपी में बीजेपी पर बढ़त मिली थी, जिसके बाद यूपी की सियासत में भूचाल सा आ गया था। अखिलेश यादव के चाहने वाले पोस्टर के जरिए राजधानी लखनऊ से लेकर कई जिलों में 2027 का समीकरण सेट करने लग गए। 27 के सत्ताधीश नाम के पोस्टर तो पूरे राज्य में लगने लगे थे। योगी के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा था, लेकिन योगी ने भी चुनाव से पहले बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे से यूपी की सियासत की ऐसी टोन सेट की कि अखिलेश के सारे समीकरण ध्वस्त कर दिए। यूपी की तमाम 9 सीट के लिए प्रभारी नियुक्त किए गए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से लेकर तमाम बड़े नेताओं को जिम्मेदारियां दी गई और खुद योगी आदित्यनाथ ने यूपी विधानसभा उपचुनाव में 13 रैलियां की, 2 रोड शो किए और सियासी जमीन को सींच दिया। इसके बाद जो सीटें बीजेपी 2022 में हार गई थी, वहां भी कमल खिल गया। उत्तर प्रदेश में जब से योगी मोदी की जोड़ी आई है, विपक्ष की दाल वहां गल नहीं रही। योगी मोदी के डेडली कॉम्बिनेशन के सामने अखिलेश बार बार फेल हो रहे हैं। 2024 की बात करें तो सिर्फ अखिलेश को सफलता मिली, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ काफी एक्टिव हुए। भर्तियों में हो रहे पेपर लीक पर लगाम लगाई गई। यूपी पुलिस सहित कई भर्तियों की परीक्षा पारदर्शी तरीके से कराई गई। युवाओं में विश्वास भरा और नतीजा उपचुनाव में सामने है। वैसे भी अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ का जितनी बार मुकाबला हुआ, अखिलेश फेल हुए हैं। 2027 से पहले अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ का मुकाबला हुआ है। इसमें भी योगी आदित्यनाथ डिक्टेशन मार्क से पास हुए हैं। टीम न्यूज़ नेशन। भूपेश जी, बिहार पर जाने से पहले बात यूपी की कर लेते हैं। यूपी के बारे में हम क्योंकि अब रिपोर्ट दिखा चुके हैं, ये क्यों ऐसा हुआ है? क्या ये ओवर कॉन्फिडेंस का ही नतीजा था जिसका जिक्र मैंने पहले आपसे किया? और अगर था तो फिर ये तो समझना होगा ना कि अपनी कमी कहाँ है, किस तरह से आप अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, किस तरह से आप ग्राउंड पर जा रहे हैं, लोगों का कॉन्फिडेंस आप लोग जीत नहीं पा रहे हैं। मैडम, यूपी में जो हुआ वो आपने देखा है। अगर बंदूक तान के किसी से वोट डलवाया जाएगा तो क्या होगा? कितने पुलिस वालों को किसने अधिकार दिया उनके आधार कार्ड चेक करने के लिए? सारा का सारा प्रशासन मुख्यमंत्री जी के इशारे पे काम कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन कहाँ था? उसके बावजूद 9 में से 3 सीट जीतना अखिलेश के लिए उपलब्धि है। मतलब इसे उपलब्धि बता रहे हैं। उपलब्धि मतलब पीडीए का पूरा 9 सीट पे इन्होंने रामपुर मॉडल अप्लाई कर दिया। अच्छा, और उसकी उपलब्धि उन्हें मिल भी गई। आपने देखा नहीं प्रशासन क्या कर रहा था? कितने विजुअल्स हैं।
किसकी तो- उपलब्धि मिल गई? अच्छा ठीक है, अगर ठीक है। आप अभी राधिका जी है नहीं, भूपेश जी राधिका जी है नहीं, वरना बंदूक तान के वोट डालने के लिए कहा जाएगा तो क्या होगा? उनसे मैं इस पर जवाब लेती, लेकिन आप मुझे बताइए ना, आप ये कह रहे हैं, अब आप मीडिया में बैठकर ये कह रहे हैं तो फिर ये अधूरी बात ये बोल रहे हैं ना। पहले एक बात और, उन पुलिस कर्मियों को इलेक्शन कमीशन ने सस्पेंड भी किया था, ये क्यों नहीं बता रहे? और दूसरी बात ये, आपके पास तो पूरा अधिकार है ना, आप अगर कह रहे हैं कि सबूत है तो आप कोर्ट जा सकते हैं। मैं वही तो आपसे कह रही थी। अधूरी बात नहीं बता रहा मैं। आप लोग ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं चैनल्स पे बैठ के, जब बुलाया जाता है कि आप बताइए कैसे ईवीएम गलत है तो डेमो आप लोग दे नहीं पाते, कोई आप में से जाता नहीं है। अब आप कह रहे हैं पुलिस प्रशासन, आप कह रहे हैं कानून व्यवस्था, जाइए कोर्ट, आपके पास पूरा अधिकार है। आप ही अरे मैडम, जो हमारा अधिकार है उसका हम प्रयोग करेंगे। मैं तो आपको पहले भी कह चुका हूं, आप ईवीएम मशीन दीजिए विपक्ष को, ईवीएम मशीन दीजिए, उसको स्टडी करने के लिए दीजिए। देते क्यों नहीं है? वहां बुला के आप तर्क रख रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये जो बातें बोल रहे हैं कितना, मतलब आप एक संवैधानिक ढांचा पे, लोकतांत्रिक पद्धति पर, जितने संवैधानिक स्तंभ है उन सब पे प्रश्न खड़ा कर दो, मतलब हर चीज को पॉलिटिसाइज कर दो। बहरहाल छोड़िए, अब आप कर सकते हैं, अब आपके लिए तो सब कुछ जायज आपको लग रहा होगा। मुझे संजीव जी जरा एक बात समझा दीजिए प्लीज, ये उद्धव ठाकरे के साथ क्या हुआ? उद्धव ठाकरे के साथ क्या हुआ? जो बाला साहब ठाकरे हिंदुत्व की छवि के मुखर चेहरे के तौर पर थे, मुखर वक्ता के तौर पर थे, उद्धव ठाकरे उस चेहरे से भी अपने आप को दूर करते गए और शायद सेकुलर चोला ओढ़ने में उन्होंने इतनी हड़बड़ी कर दी कि बाबरी तक के बात को उन्होंने क्या कम्युनिकेट करके बताया, और शायद इसका खामियाजा वो भुगत रहे, अब कहीं के नहीं रहे। देखिए, एक अंग्रेजी में कहते हैं सक्सेस इज मेनी फादर्स, फेलियर इज नन। तो अब जब उद्धव ठाकरे इतनी बुरी तरह से हारे हैं, शिंदे सेना इतनी अच्छी तरह इस्टेब्लिश हो गई है, तो हम उनकी सारी ही बातें को गलतियां निकाल सकते हैं। ऑब्वियसली उनकी स्ट्रैटेजी फेल हो गई, उनका बीजेपी छोड़ने का डिसीजन गलत साबित हुआ, वो 2-2.5 साल मुख्यमंत्री रह लिए, लेकिन उसका बहुत बड़ी राजनीतिक कीमत उन्हें चुकानी पड़ी है। तो एक लंबी 1 दशक की जो शिवसेना की राजनीतिक विरासत थी, आज उसकी ज़मीन उनके पाँव के नीचे से निकल गई। और मैंने पहले भी कहा था शायद सवेरे आपके प्रोग्राम में कि उद्धव ठाकरे से सबसे बड़ी जो मेरे अनुसार गलती हुई है कि ये खुद मुख्यमंत्री बनने का फैसला लेना। बाला साहब हमेशा रिमोट कंट्रोल होते थे, गलत या सही, वो रिमोट कंट्रोल थे। मनोहर जोशी को बनाया, नारायण राणे को बनाया, पर्दे के पीछे, तख्त के पीछे की शक्ति वो थे। ये खुद बनने के चक्कर में इनका पूरा का पूरा सिस्टम बिखर गया, क्योंकि फिर आपके पास प्लसेस एंड माइनसेस, किसी को देने लेने की शक्ति नहीं रही। जब आप खुद बैठ गए तो आप खुद लोगों पे निर्भर हो गए, पहले तो आप किंग मेकर थे। तो उद्धव ठाकरे इस इलेक्शन के सबसे बड़े लूजर हैं, और उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि कैसे वापस खड़े हों। मैं अगर आपसे पूछूं, आदित्य ठाकरे का फाइनली क्या हुआ वर्ली में? क्या वो हार गए? अभी मेरे पास जो अपडेट आ रहा है उस पे वो अभी आगे चल रहे थे और मार्जिन बहुत कम है, मार्जिन बहुत कम है, और वो नेक टू नेक चल रहे आगे पीछे। हाँ, नेक टू नेक फाइट है वहां पर। तो मतलब कि आदित्य ठाकरे की सीट इतनी बुरी तरह से फंस गई, जबकि ये गढ़, ये शिवसेना का गढ़ है, वर्ली पूरा इलाका शिवसेना का गढ़ रहा है कि उद्धव ठाकरे और उनकी शिवसेना कितनी बुरी तरह फंस गई है। ठीक है संजीव जी, आपके पास मैं आऊंगी। हमारे विलास सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं देवेंद्र फडणवीस के आवास के बाहर। विलास, आप बताइए वहां से क्या अपडेट है, क्या हलचल हो रही है वहां पर? देखिए, आप माहौल देख सकते हो कि देवेंद्र फडणवीस का जो बंगला है, सागर बंगला और मेघदूत बंगला, इसके बाहर का ये माहौल है। सारे बीजेपी के जो नेता है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले मोहित कंबोज का बाइट हुआ और मोहित कंबोज ने सुबह जो 100 यानी बीजेपी 120 के ज़्यादा जाएगी इस प्रकार का ट्वीट किया था, और वही दिखाई दे रहा है। ये स्ट्राइक रेट जो है वो 2014 से ज़्यादा बीजेपी का इस बार आया है, और इस स्ट्राइक रेट ज़्यादा आने से बीजेपी में जश्न का माहौल है। सारे कार्यकर्ता जो है वो यहाँ बंगले के बाहर देखिए खड़े हैं। और एक सही बात कि जिस प्रकार की रणनीति बीजेपी ने पूरे चुनाव को हाथ में लेकर की थी, उसके ये नतीजे दिखाई दे रहे हैं, और ये नतीजे आप देख सकते हैं। ये सारे कार्यकर्ता यहाँ खड़े हुए हैं।
जी, और जानकारी ये भी आई थी विलास की मोहन भागवत से भी बातचीत हुई है देवेंद्र फडणवीस की, अमित शाह से सुबह वो बातचीत कर चुके हैं। क्या माहौल आप भाप पा रहे हैं? आपने कहा कई नेता हैं बीजेपी के जो वहां पर पहुंचे हैं, क्या आप बता पाएंगे कौन कौन से चेहरे हैं वहां पर जो आप देख पा रहे हो? और क्या आज इस 3 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है इसमें क्या ये संकेत दिए जाएंगे कि चेहरा कौन होगा? बिल्कुल। अब इतना सारा मैंडेट मिलने के बाद एक ही सवाल बचा है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। वो देवेंद्र फडणवीस बनेंगे क्योंकि ज्यादा उनकी सीटें आई है, या फिर एकनाथ शिंदे बनेंगे। इस पर हमने सवाल भी पूछा एकनाथ शिंदे को, तो उन्होंने कहा कि हम तीनों पार्टी मिलकर सीएम कौन रहेगा ये हम तय करेंगे। थोड़ी देर के बाद अभी देवेंद्र फडणवीस यहाँ से निकलकर वर्षा बंगले पे जाएंगे। अजित पवार जो देवगिरी बंगले पर है वो वहां से निकलकर वर्षा बंगले पे जाएंगे और तीनों मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और शाम तक तय हो जाएगा। शाम को एकनाथ शिंदे की पार्टी ने सभी विधायकों को बुलाया है और ये बीजेपी के जो मुंबई के विधायक है जो चुने हुए या कार्यकर्ता ये यहाँ पहुंचे हुए इस सागर बंगले के ऊपर ढोल ताशे का आप देख सकते हो कि ढोल ताशा भी यहाँ लाया गया है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने सुबह अपनी माँ से बात करने के बाद मोहन भागवत जिससे उनकी बात हुई है, अमित शाह से भी इनका रिपोर्टिंग जो है वो हुआ है। विनोद तावड़े जो है बीजेपी ऑफिस में बैठे हुए हैं और ऐसे एक जश्न का जो माहौल है वो यहाँ दिखाई दे रहा है। उसकी वजह यह है कि सबसे ज्यादा अब महाराष्ट्र के इतिहास में का सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट जो है वो बीजेपी को मिला है और इस जीत से जो बीजेपी का कार्यकर्ता है वो काफी उत्साहित है। तस्वीरों में भी हम आपको दिखा रहे हैं एकनाथ शिंदे को, आप देखिए आपको नजर आएंगे एकनाथ शिंदे। ये सीधी तस्वीरें विक्ट्री साइन दिखाते हुए, इससे पहले उनके जो बेटे हैं वो भी ये कह चुके हैं कि उन्हीं के नेतृत्व में इस चुनाव को इतनी शानदार तरीके से जीता गया है, यानी ये संकेत थे कि मुख्यमंत्री वही होने चाहिए। अजित पवार को लेकर उनकी पत्नी की तरफ से भी कहा गया कि मुख्यमंत्री वो होने चाहिए। और देवेंद्र फडणवीस को लेकर तो आप देखिए कयासों का बाजार इस तरह से गर्म है कि देवेंद्र फडणवीस के आवास पर इस वक्त नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। यहाँ पर बड़ी बैठक के बाद 3 बजे अजित पवार, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस यानी महायुति की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें ये साफ संकेत दे दिए जाएंगे कि कौन होगा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री। पंकज मिश्रा हमारे सहयोगी बीजेपी दफ्तर से इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ। पंकज, वहां की तस्वीरों को जरा दिखाइए क्योंकि बहुत पहले से ही पटाखे और जश्न की तस्वीरें तो आ रही थी। अब इसके बाद आगे क्या? कार्यकर्ताओं ने क्या दबी जुबान में इस बात का इशारा किया कि मुख्यमंत्री कौन हो सकता है, कौन होना चाहिए? सबसे बड़े जीत के लिए अब जीत के बाद सबसे बड़ा जश्न जो है वो यहाँ पर मनाया जा रहा है। बीजेपी मुंबई मुख्यालय के बाहर इस वक्त मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं किस तरह से ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ता जो है वो दिवाली मना रहे हैं। दिवाली के बाद की दिवाली है ये। और ये देखिए एक तरफ यहाँ पर ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ वहाँ देखिए बीजेपी कार्यकर्ता जो है वो पटाखे जलाकर दिवाली मना रहे हैं। बीजेपी के इस सबसे बड़े जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है। दिवाली मनाई जा रही है। हर तरफ आपको बीजेपी के झंडे दिखाई देंगे। पार्टी के बाहर लहराता दिखाई देगा और कार्यकर्ता लगातार जा रहा है कि आखिर ये जो इतनी बड़ी जीत मिली है उसका श्रेय जो है वो किसको जाता है। तमाम बड़े नेता है, चाहे एकनाथ शिंदे हो चाहे दूसरे तमाम बड़े नेता हैं, उनकी तरफ से एक ही बात कहा जा रहा है कि ये जो जीत है वो लाडली बहन जो महाराष्ट्र की है उनके द्वारा दी गई जीत है। लेकिन मैं आपका ध्यान यहाँ पर लगे एक पोस्टर की तरफ आकर्षित करना चाहूँगा। एक पोस्टर जो कुछ देर पहले यहाँ पर लगाया गया है, ये देखिए ये पोस्टर देखिए। इस पोस्टर पर क्या लिखा है वो पढ़िए। एक है तो सेफ है। जी हाँ, बीजेपी ने महाराष्ट्र में इसी नारे के साथ चुनाव रखा था। इसी नारे के महाराष्ट्र में चुनाव किया जा रहा था। एक है तो सेफ है। पंकज, शोर इतना ज्यादा है कि आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आप बने रहिए, तस्वीरें दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। लेकिन अब हम चलते हैं देवेंद्र फडणवीस के आवास के बाहर।
विलास अठावले के विलास अठावले हमारे सहयोगी जुड़े हैं। विलास, सबसे बड़ी बात ये, जिस पोस्टर को इस वक्त पंकज दिखा रहे थे, एक है तो सेफ है, यानी वो अजित पवार जो ये कह रहे थे कि योगी के किसी भी तरह के संबोधन से, किसी भी तरह के बयान से हम किनारा करते हैं क्योंकि ये महाराष्ट्र है और यहां पर उत्तर प्रदेश की वाली राजनीति नहीं चलेगी। लेकिन देखिए ना कि शायद इसी बयान के बाद से जो लगातार वार पलटवार हुआ, विपक्ष ने इस बयान को भुनाने की कोशिश की, वो तो चल गया। बिल्कुल, देखिए कटेंगे तो बटेंगे। विलास, क्या आवाज मिल रही है? क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने कहा कटेंगे तो बटेंगे, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे और इन्हांस करते हुए कहा एक है तो सेफ हैं, और एक है तो सेफ है को अब फिर से पोस्टर्स पे महाराष्ट्र में भी आप देख सकते रोहित, हैं। इसी बीच शाहनवाज हुसैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शाहनवाज जी, स्वागत है न्यूज नेशन पर आपका। पहले तो अब ये बधाई के पात्र है आप सभी लोग, क्योंकि जितने भी लोग बीजेपी के जितने भी चेहरे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सब मुस्कुराते हुए और ये कहते हुए कि देखिए, इसे कहते हैं बाजी को पलट देना, इसे कहते हैं जीतना। देखिए, ये बहुत बड़ी जीत है और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा के चुनाव में ज़रूर महाराष्ट्र में हमें वो सीटें नहीं मिल पाई थी जिसकी हमें अपेक्षा थी, तो महाराष्ट्र की जनता ने तय किया कि मोदी जी को लोकसभा का भी कसर निकाल लेना है और लोकसभा में जो कम सीटें दी उसको भी बढ़ाकर 2/3 से ज़्यादा सीटें दे दी है। महाराष्ट्र में जिस तरह स्ट्राइकिंग रेट हमारा है और कांग्रेस हो, उद्धव ठाकरे की सेना हो या शरद पवार साहब की एनसीपी हो, सब दुकानें जनता ने बंद कर दी हैं। ये सब इस चुनाव में संदेश है कि कांग्रेस पार्टी आज तक इससे कम सीटें कभी नहीं जीती है जी। कांग्रेस पार्टी न्यूनतम स्कोर पर गई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं शहनवाज जी, और इतनी बड़ी जीत बीजेपी को भी नहीं मिली और यह ऐतिहासिक है। और पयोधी ने जो एक बात कही ना कि मुस्कान चेहरे पे, लेकिन मैं तभी आपको देख रहा था, मुस्कान चेहरे पे तो आपके है, लेकिन शायद मुझे ऐसा लगा कि शहनवाज जी की इस मुस्कान में थोड़ी सी जो है रंज भी है, थोड़ी सी कमी रह गई। शायद झारखंड की कसक वो आपको बार बार खल रही है, क्योंकि वो वहां पे बड़ी जीत जो है जेएमएम लेकर